साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की ये गिरफ़्तारी क्यों अमल में लाई गई, ये आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और व्लॉग में ये भी बताया जाएगा जनरल फैज़ हमीद के मुतालिक उनका कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो गया है और इस जद में कौन कौन आ सकता है, ये भी आज के व्लॉग में बताया जाएगा। बशारुल असद का 24 साला दौर का इख्तिताम, ये इख्तिताम क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आज के व्लॉग में बताया जाएगा। बानिए PTI पर कुल कितने मुकदमात हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, ये भी आज के व्लॉग में बताया जाएगा। तुम्हारी 7 नाफरमानी की असली तैसी, ये किसने कहा, क्यों कहा, ये भी आज की व्लॉग में बताया जाएगा। और अगर संजानी में बैठ जाते तो खान साहब ने 20 दिन के अंदर अंदर रिहा हो जाना था, ये किसने कहा और क्यों कहा, ये भी आज के व्लॉग में बताया जाएगा। व्लॉग की मुकम्मल डिटेल में जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंटरेस्टिंग और हालात हाज़रा की वीडियोस मिलते रहें। अब चलते हैं व्लॉग की मुकम्मल डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास की। तनवीर इलियास पर इल्ज़ाम थे, FIR उन पर लॉन्च हुई थी जब ये इक़्तिदार में थे। इन्होंने सेंटोरस माल पे इन्होंने हमला किया, उनके मुताबिक FIR के मुताबिक, और उनके जो दफ्तर है उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। जब FIR हुई थी उन पर तो उन्होंने FIR में ये भी इल्ज़ाम थे, तो इनका सुल्तान टीपू सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल साहब, उन पर इन्होंने फायरिंग की है जब सिक्योरिटी इदारे आए उसकी मौजूदगी में, लेकिन फायर उनके पास से गुजर गया, ये भी इल्ज़ाम है। अब उसी के बाद में तनवीर इलियास साहब को जो उनकी आपस में प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है और सेंटोरस माल का और मसला चल रहा है, उस हवाले से इनको गिरफ़्तार कर दिया गया है, तनवीर इलियास को, आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म। और कश्मीर में आपको पता है एहतजाज भी जारी हैं, इस हवाले से भी काफ़ी वहाँ पे चाय मगोइयाँ हो रही हैं। इनसे पहले भी आपने सुना था कि उन्होंने बिजली के बिल भी कम करवा लिए थे, लेकिन अब उनका कहना है कि जो आटे की क्वालिटी है वो भी बेहतर हो और जो मीटर्स हैं बिजली के वो उनका टेंडर भी चला गया है, वो भी उनके मसले हल हो जाएंगे। उनके जो दरमियान मुज़ाकरात है वो तकरीबन हल हो चुके हैं, तय पा गए हैं। अब बात करते हैं बशारुल असद की। बशारुल असद का 24 साला दौर का इख्तिताम हुआ। ये इख्तिताम इसलिए हुआ, ये डिक्टेटरशिप लगाई हुई थी इन्होंने सीरिया में, ये उनके आपको पता जानशीन थे बशारुल असद। इन्होंने इक़्तिदार संभाला 2000 में, 2000 और आज है दिसंबर 2024, आज ये कि इतवार की सुबह के इक़्तिदार का इख्तिताम हुआ। सारे जो इससे पहले जो रूस था और लबनान के कुछ हौसी बागी थे जो बशारुल असद के हक़ में थे, उनको प्रोटेक्ट किया हुआ था। अब देखिए रूस अपनी यूक्रेन के साथ जंग में बिज़ी है, लबनान अपनी जंग में बिज़ी है इसराइल के साथ झड़पों में। अब क्या हुआ, लोगों ने जो इनके बागी हैं शाम के, दमिश्क के, उन्होंने हमला कर दिया यहाँ पे, क्योंकि जो इनकी सपोर्ट थी रूस वगैरह की वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए उन्होंने हमला कर दिया इनके कैपिटल में। वहाँ से फिर उनके जो शहरी थे, जो सीरिया के लोग थे, उन्होंने भी दारुल हुकूमत पे हमला कर दिया और जो उनकी चौकियाँ थी, फ़ौजी हजरात थी, वो भी खाली हो गई थी, चेक पोस्टें भी खाली हो गई थी, यानी कि वहाँ पे उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया। इसका मतलब वहाँ पे दौर इक़्तिदार ख़त्म हो गए। अब हाफिज़ुल असद जो बशारुल असद के वालिद साहब थे, इन्होंने 1971 में ओहदा संभाला। 1971 से लेकर 2000 तक इन्होंने डिक्टेटरशिप अपनी कायम रखी। 1971 में से लेकर 2000 तक, 2000 में इनके हाफिज़ुल असद, लेकिन इनके वालिद साहब बशारुल असद के वो वफ़ात पा गए। इसके बाद इनके भाई थे अबसारुल असद, वो एक उनका नंबर बनता था, हाफिज़ुल असद के बाद उनके बड़े बेटे का नंबर बनता था, लेकिन वो एक बार हादसे में वफ़ात पा गए। उसके बाद बशारुल असद साहब आए, उन्होंने डिक्टेटरशिप कायम की 2000 से लेकर 2024 तक। अब कल तक खबरें आ रही थी कि उनका जहाज़ क्रैश कर गया, ये हो गया, वो गायब हो गए, लेकिन आज सुबह की ट्रिब्यून जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे उन्होंने खबर ब्रेक की है, बशारुल असद और उसकी ख़ानदान को रूस ने इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर पनाह फराहम कर दिया है, यानी कि रूस ने उनको अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। अब ये देख ली, अब इनके दौर का अख्तिताम हो गया, लोगों ने खुशियाँ मनाई हैं, लोगों ने टैंक पे चढ़ के तस्वीरें बनवाई हैं, यानी कि और जो बशारुल असद के और हाफिज़ुल असद के जो मुजस्मे थे उनको तोड़ दिया। यानी कि अब देखने 53 साल जो दौर है ना इनका, बशारुल असद हाफिज़ुल असद का,
जो वो उसका अख्ताम हो गया 53 साल। अब किनकी गवर्नमेंट आती है, ये अभी उनकी चल रही है, अभी बातें चल रही हैं। जैसे ही वहाँ पे कोई अपडेट होगी वो भी आपको बताया जाएगा। तुम्हारे सिवन नाफरमानी की ऐसी की तैसी, एक अता तारर ने एक अपने लोगों से खिताब करते हुए ये बात की कि तुम्हारी सिवन नाफरमानी की ऐसी की तैसी, तुम जो मर्ज़ी करो सिवन नाफरमानी है, तुम हो ही नाफरमान, तुम शुरू से नाफरमान हो। इस तरह की उन्होंने अपना PTI और बानी PTI को अपने लफ्ज़ों की चुंगल में फंसा लिया। यानी कि अब अता तारर साहब भी दलेराना अंदाज में तकरीरें करना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि काफ़ी अता तारर साहब भी खुल के खेलना शुरू हो गए हैं, ये कह सकते हैं आप। अता तारर साहब ने उनको आपको पता कहा कि आप खुल के सिवन नाफरमानी करें, हम नहीं रोकेंगे। ये पहले भी नाकाम होते रहे, इंशाल्लाह अब भी नाकाम होंगे, ये अता तारर ने कहा था। अगर संजानी बैठ जाते तो 20 दिन के अंदर रिहाई हो जानी थी। अलीमा खान साहब ने गौहर यूब के हवाले से बात की कि गौहर यूब साहब गवर्नमेंट के साथ राब्ते में थे, तो अगर गौहर यूब साहब मान जाते, संजानी बैठ जाते, बुशरा बीबी मान जाती, संजानी बैठ जाती, तो 20 दिन के अंदर अंदर खान साहब ने बाहर आ जाना था। पहले तो गौहर यूब साहब इस मामले में खामोश रहे, लेकिन उनका अब बयान आ गया कि मेरी इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, ना उन्होंने हमें ऑफ़र कराई 20 दिन वाली। ये सरासर झूठ है। ये कि अलीमा खान साहब ने एक तीर चलाया, लेकिन वो तीर नहीं निशाने पे जाके लगा। अब बात करें फैज़ हमीद साहब की। फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है ख़बरों के मुताबिक। अब इस कोर्ट मार्शल में कौन कौन फंसेगा? जो उसके हैंडलर थे, जो उनके सपोर्टर थे। सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे? इमरान खान साहब। अब इमरान खान साहब ने जो आपको पता है 14 दिसंबर का इन्होंने सिविल नाफरमानी तरीका ऐलान किया है, वो इसी का एक शाखसाना थी। हमने आपको पहले भी बताया था, ये शाखसाना थी। फैसल वाबडा साहब ने ये बात की थी कि खान साहब ने एक पता गलत खेल लिया है, यानी कि खान साहब के मुताबिक 14 दिसंबर के बाद जाके ये इनकी सज़ा का फैसला होगा। लेकिन फैसल वाबडा ने कहा कि ये 14 दिसंबर से पहले पहले फैज़ हमीद साहब की सज़ा का फैसला हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर फैज़ हमीद साहब की सज़ा का फैसला हो गया तो ओबियसली खान साहब भी इसमें फंसेंगे। तो उनके मुताबिक इनसे मिस कैलकुलेशन हो गई है और खान साहब बड़े ख़तरे की जद में आने वाले हैं इस हवाले से। अब बात करते हैं PTI जो बनी है PTI, इसमें कितने मुकदमात हैं इन पर। अब इन पर अभी तक तो 188 मुकदमात रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 99 पंजाब में है, 76 इस्लामाबाद यानी कि कैपिटल में है और 2 KPK में। एक और मुकदमा होने वाला, अब पता नहीं इस्लामाबाद में होता है या पंजाब में होता है। अगर पंजाब में होता है तो फिर उनकी हैट्रिक यानी कि सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी मुकदमात की। गंडापुर के हामी कौन है? गंडापुर के हामी देखे ना, आए रोज़ गंडापुर साहब चढ़ाई कर देते कैपिटल पे, पंजाब पे, या कि जहाँ पे दिल करता है वहाँ से मशीनरी ले आते हैं, एक्सीवेटर ले आते हैं, अपना रेस्क्यू वाले ले आते हैं, गाड़ियाँ ले आते हैं, हर बार चढ़ाई करते हैं, काम तो लौट जाते हैं। ये कौन है इनके हामी? इनका हामियों के मुताबिक गवर्नमेंट जो अली मीन गंडापुर को नहीं हटाना, हमने अली मीन गंडापुर को अगर हटाया, अगर कोई और कोई बंदा आ गया, जैसे वज़ीर आज़म आ गया जो काम करने वाला, वो फिर काम करेगा KPK में। इसका क्या है? खान साहब ने कहा चढ़ाई कर दो, ये चढ़ाई कर दी। खान साहब ने ये कहा ये कर दो, इसने ये कर दी। ये कि इसने वहाँ के मसले मसाइल क्या हैं, वहाँ पे समझ लें पटवार खाने के मसले मसाइल क्या हैं, वहाँ पे बॉर्डर के क्या मसाइल हैं, सिक्योरिटी के क्या मसाइल हैं, थाने के क्या मसाइल हैं, ये कि खाने पीने के क्या मसाइल हैं, वो वहाँ से तलीम के क्या मसाइल हैं। ये कि उन्होंने हर तरह, वो आप देखें पारा चिनार, कुरम औरंगज़ई, वहाँ पे जंगें चल रही हैं आपस में कबीलों की, 100 से ज़ायद लोग शहीद हो रहे हैं आपस में लड़ाई करके। यानी कि समझने के उनकी तरफ उसका तवज्जो न जाए, ये इधर ही चढ़ाई करते रहे। और आखिरकार एक दिन ऐसा एक KPK के लोग खुद इनको बुरा भला के इनको कहें कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, गवर्नमेंट से, हमें हमारा हक चाहिए। इसलिए वो अली मीन गंडापुर साहब उनके फेवरेट है, ये इस्टेब्लिशमेंट के समझ लें, रियासत के समझ लें, इसलिए हटाना नहीं चाह रहे, ताकि ये जो लोग हैं खुद KPK के, वो खुद चाहेंगे यहाँ से निकले, PTI निकले, हमें भी हमारा हक चाहिए। इसलिए गंडापुर साहब ज़्यादा इसके लाडले कहला सकते हैं आप। अब बात करते हैं जाली लवाकिन की तलाश, यानी कि PTI ने जाली लवाकिन की तलाश जारी रखी हुई है। आप तो को पता है बुशरा बीबी भी 4 सदा गई थी, 2-3 उनके जो शोधा थे उनके मुताबिक उनसे ताज़ियत किया है। वहाँ पे उन्होंने कहा था मैं D चौक में बैठी रही, सारे भागे, मैं नहीं भागी, इस तरह की बातें की। लेकिन इनके मुताबिक 12 इनके जो सपोर्टर हैं वो शहीद हुए।
अभी तक 12 तो नहीं आए इनके मुताबिक, अभी 2-3 का ताज़ियत हो गई है। अब वो 12 को भी कंप्लीट नहीं कर रहे। अब फिर 278 वाले भी हैं, 100 वाले भी हैं, फिर इससे 20 वाले भी हैं। इसका मुताबिक अभी तक 2-3 इनको अभी तक मिले दवाई की। वो भी ये नहीं पता कि जो गोलियां सिक्योरिटी इदारों ने चलाई हैं ये इनके अंदर से ही जो फसाद बर्पा करने वाले थे उनकी ही तरफ से गोलियां चलाई गई, पीटीआई सपोर्टर को मारा गया ताकि इनको इल्ज़ाम पाकिस्तान की रियासत पे लगा दिया जाए और वहाँ पे खाना जंगी शुरू कर दी जाए, जो कि अभी तक जारी है। इस हवाले से गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्त स्टांस लिया हुआ है कि उन्होंने कहा कि आप हमें प्रोवाइड करें, अगर इस तरह का है तो हम इसकी तहकीक कर देते, तफ्तीश कर देते, लेकिन वो जो फिगर्स है वो प्रोवाइड करने में बिल्कुल नाकाम है। आज का जो वीलॉग था इख्तिताम करते हैं। जो मेन खबरें थी आज की वो बता दी गई हैं। मज़ीद जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास हालात हाज़रा की वीडियोज़ आती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।